गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे लास्ट क्लास में, राइट? आई होप सभी ने कर लिया होगा क्वेश्चन। ये सेकेंड क्वेश्चन किसका इसका हो गया, जस्ट लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? जिसका इसका हो गया है मुझे बताएगा, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 2? एंड जिसका सॉल्व हो गया वो अपना आंसर बताएंगे, कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है या बी या सी या डी। चैट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके ओके, चलो फिर देखते हैं इसको सॉल्व करके, राइट? जो कि 3 बच्चों का 4 बच्चों का आंसर आया, ऐसा रिप्लाई आ रही है। मेहुल का आंसर डी है। योर आंसर इज करेक्ट बेटा मेहुल। बाकी जनता का आंसर क्या है, किसी ने बताया नहीं है। सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट। चलो मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। इवन इफ जिसका आंसर आ गया वो लोग भी देखेंगे सोल्यूशन को, ठीक है? कि कैसे मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम को, ठीक है? और मुझे बताएंगे कि क्या आपने ऐसे ही किया था या कुछ और तरीके से किया था। बेसिक आइडिया है कि बोल रहे हैं गिवन ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट एक्स। सेट एक्स एक मान लो कि यूनिवर्सल सेट है, और ए और बी दो सबसेट हैं इसके, नॉन एम्प्टी हैं। तो मान लो ये ए है, एक पॉसिबिलिटी ये है। जब भी हमें दो सेट्स की बात करनी होती है तो इन टोटलिटी 4 डिफरेंट वे से वो दोनों सेट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली प्लेस्ड हो सकते हैं। क्या बोला मैंने? कि 2 सेट्स ए एंड बी कैन बी प्लेस्ड इन 4 डिफरेंट वेज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये वाला केस की फर्स्ट केस C1, सेकंड C2, थर्ड केस C3 और चौथा केस C4। 4 केसेस हो सकते हैं। वो केसेस मतलब वो समझो, केसेस बोलने का मेरा सेंस क्या है समझो। कि मान लो आई एम टॉकिंग ऑफ 2 सेट ए एंड बी, तो हो सकता है ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो, दे आर डिसजॉइंट सेट्स। इट इज पॉसिबल दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट, या उनमें कुछ कॉमन हो तो दे आर नॉन डिसजॉइंट, दे आर हैविंग सम एलिमेंट कॉमन। या ए और बी कुछ इस तरह से हो कि ए लाइज, या ए सुपर सेट ऑफ बी, ऐसा हो सकता है। ए सुपर सेट ऑफ बी, मतलब दिस इज ए एंड दिस इज बी, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सो दीज आर द 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटी, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। आप बताओ, एम आई राइट और रॉन्ग? डू यू एग्री और यू डिसएग्री? So any two sets can be placed in these 4 different ways. There is no fifth possibility. पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
अब आते हैं कि ये जो 4 पॉसिबिलिटीज हैं, इन पॉसिबिलिटीज पे थोड़ा गौर करते हैं। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूं, क्या गौर करने के लिए बोल रहा हूं, ये समझो। मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन ने बोला कि ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट कैपिटल एक्स। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। जो मैं ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी बोला गया, इससे एक बात क्लियर हो गई कि इसमें से जो फोर्थ पॉसिबिलिटी है विच सेज दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दिस इज डिनाइड इन दिस क्वेश्चन। तो ये डिनाइड है, तो इस केस को तो हटा दो, इसकी बात नहीं करेंगे, ये है ही नहीं इस क्वेश्चन के लिए। नाउ कम बैक टू द सिचुएशन। केस 1 हो सकता है बेटा, केस 2 भी हो सकता है, केस 3 भी हो सकता है, और केस 4 नहीं हो सकता। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? द ऑप्शन, each option has some statement and any mathematical statement will be correct if it is correct for all possibilities. तो अगर केस 1, 2 और 3 तीनों के लिए जो सही है वो सही है, जो एक भी केस के लिए फॉल्स हो गया वो फॉल्सिफाई हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू वेरीफाई। तो हम लोग अब वेरीफाई करेंगे, किसका वेरिफिकेशन करेंगे? ये चारों स्टेटमेंट्स का वेरिफिकेशन करेंगे फॉर दीज 3 केसेस। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं कि स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट सी एंड स्टेटमेंट डी। ठीक है, फर्स्ट केस के लिए पहले हम चारों केस, तीनों केसेस के लिए ए को वेरीफाई करते हैं। ए बोल रहे हैं ए इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ बी बार। सो बी बार क्या है? तो मैं बी बार फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं हर एक केस के लिए। बी बार, तो बी सेट के बाहर और यूनिवर्सल के अंदर जो कुछ भी है वो बी बार है। ये जो मैं शेड कर रहा हूं लाइट येलो कलर से, ये रीजन बी बार है। ठीक है, ऐसे हर एक में ऐसा होगा, ये बी बार है। यहां पर बी के बाहर ये सारा बी बार है। यहां पर बी के बाहर ये पूरा बी बार है। रफली ट्राई टू फिगर आउट, राइट? नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में क्या ओपिनियन है आपका? ए इज अ सबसेट ऑफ बी बार। ए इज अ सबसेट ऑफ बी बार, ये बात सही है? हमेशा, क्या हमेशा ए बी का बी बार का सबसेट है? तो यहां फर्स्ट केस में तो ठीक है, ए जो है बी बार का सबसेट है, क्योंकि ए का सर्कल बी बार में लाई कर रहा है कंप्लीटली। तो फर्स्ट केस के लिए तो ट्रू है। सेकंड केस के लिए, केस 2 के लिए क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है? बी बार में ए का कुछ पार्ट है जो बी बार में नहीं है। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, ये देखो, ये कुछ एलिमेंट है जो ए में है बट बी बार में नहीं है, इसका मतलब फॉल्स हो गया। और थर्ड केस के लिए बी बार का ए सबसेट नहीं है, ये बी के कुछ एलिमेंट बी बार में नहीं हो सकते जबकि वो ए में है, तो ए के कुछ एलिमेंट बी बार में नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। कोई भी स्टेटमेंट एक भी केस के लिए अगर फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो गया, तो ये स्टेटमेंट तो मेरा फॉल्स हो गया। बी में जाओ, दूसरे को वेरीफाई करो। बी इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट है, कतई नहीं। पहले केस में फॉल्स, दूसरे केस में भी फॉल्स है, हालांकि तीसरे केस में सही है, बट एक केस में भी फॉल्स तो फॉल्स, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट, ए एंड बी आर ऑलवेज डिसजॉइंट। ए सेट और बी सेट में बोल रहे कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। पहले केस में तो सही बात है, ए और बी डिसजॉइंट है, बट दूसरे केस में जॉइंट है, और तीसरे केस में ए और बी में पूरा बी ही कॉमन है, तो ये भी फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। एक भी केस में फॉल्स हुआ तो फॉल्स, राइट? लास्ट, अब 3 गलत हो गया तो ये तो सही होगा ही होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट होगा, अदरवाइज क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। बट एनीवे अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो ए एंड बी बार,
ए देख रहे हो ये सर्कल है, बी बार जो येलो कलर से शेडेड है, बोल रहे ए और बी बार ऑलवेज नॉन डिसजॉइंट। नॉन डिसजॉइंट मतलब ओवरलैपिंग। ए और बी बार में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट हैं ऑलवेज। यहां पर देखो, यहां पूरा ए ही कॉमन है, जो कॉमन एलिमेंट है वो पूरा मैं ऐसे मार्क कर रहा हूं। ए और बी बार में ये कॉमन है, तो इस केस में भी कॉमन एलिमेंट है, नॉन डिसजॉइंट है, यहां भी नॉन डिसजॉइंट है। ए और बी बार में ये वाला रिंग वाला एरिया जो है ना, ये कॉमन है। बी बार मतलब जो येलो शेडेड रीजन है, तो जो येलो शेडेड है वो बी बार है, तो ऑब्वियसली ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर फॉर योर रेफरेंस जिसको मैं बी बार बोल रहा हूं वो पोर्शन है जो येलो कलर से शेडेड है। ये बी बार है। नाउ अब बताओ भाई, कोई डाउट? सबको क्लियर हो गया? एक बार मैं ओपिनियन ले लेता हूं, सारे बच्चों को ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया? अब एक बार बता दो, ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें सेट्स के बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन ना हो और कुछ बस क्वालिटेटिव सेट्स के एलिमेंट एलिमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, तो उसको सॉल्व कर जाएंगे? ओके। तो नॉर्मली क्या है कि जब भी कोई क्वेश्चन में एलिमेंट्स सेट्स के एलिमेंट्स वगैरह गिवन रहते हैं, तब अप्रोच करने का तरीका बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जब ऐसे सिर्फ क्वालिटेटिवली इंफॉर्मेशन दी रहती है, तो वेन डायग्राम इज द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, गो टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3 जो था, बोला कि टू फाइनाइट सेट्स हैविंग m and n एलिमेंट, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। किसका इसका आंसर आ गया, जस्ट फटाफट बता दो मुझको। किन किन बच्चों का ये क्वेश्चन का आंसर आ गया है? 3 and 6, अच्छी बात है, वेल डन। तो जिसका इसका आंसर आ गया है वो मेंशन कर दें यस, जिनका नहीं हुआ है वो नो, और जिनका आंसर है वो आंसर भी मेंशन कर दें। स्टिल वर्किंग ऑन इट, जितने बच्चे भी बोल रहे हैं आई हेट सच थिंग्स, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको दिया गया, अगर मैंने 2 क्वेश्चन दिया कि बेटा कर जाओ, तो उसको अभी नेक्स्ट क्लास में आप बोल रहे हो स्टिल वर्किंग ऑन इट, तो इट्स अ शेमफुल। ये शर्मिंदा होने वाली बात है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप बिल्कुल केयरलेस तरीके से बिहेव कर रहे हो, और जितने बच्चे ऐसा केयरलेस बिहेवियर रख रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक, 1.5 मंथ तक आपको चीजें अच्छे से आएंगी समझ में, उसके बाद आपको समझ में आना भी बंद हो जाएगा। और मैं डरा नहीं रहा हूं बेटा, ये मैं सिंपल सा आपको जो स्टेटिस्टिक्स है, जो बेसिक रूल्स है इस प्रिपरेशन के, वो मैं बता रहा हूँ। इट इज नॉट द 10th प्रिपरेशन या 9th का स्कूल एग्जाम का प्रिपरेशन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन है। इसमें अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं रहोगे, मैं नहीं बोलता आप दिन रात पढ़ते रहो, लेकिन आपके अंदर एक सर्टेन लेवल की सिंसियरिटी और बेसिक डिसिप्लिन होना मस्ट है। आज का काम आज करो, अगर अगले लेक्चर के पहले कोई टास्क दिया जाए तो वो टास्क आपको बहुत कैलकुलेटेड थोड़ा सा दिया जाता है, उतना कंप्लीट करके रखो। सिर्फ इतना डिसिप्लिन फॉलो करेगा जो, उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी और एफर्टलेसली वो सिलेक्ट हो जाएगा। और जो इस तरह की लापरवाहियां करेगा वो, मतलब इट विल बिकम अ ब्लू मून, आई टेल यू। तो ठीक है, कुछ बच्चों ने किया है, जिन्होंने भी किया उसका आंसर जैसे 3636 आंसर आ रहा है, ठीक है। सानिया का m की वैल्यू 6 है, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक है। मेहुल का भी सही आया। हाँ, प्रणत का भी ठीक आया। आरव, आरव तुम्हारा बेटा क्या आंसर है, यही आया?
अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये है, आंसर ये नहीं कि आंसर 6। योगेश गुड 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 राइट, सात्विक का भी ठीक आया। चलो कोई नहीं। अब देखो दो चीजें हैं जो मैं बोल रहा हूं, आंसर कैसे क्या आया वो एक पॉइंट है, दूसरा कैसे आया वो भी एक पॉइंट है। तो कैसे आंसर निकालना होता है ये देखो, इसमें मैंने बोला let A be the first set and B be the second set, such that number of element in A is equal to M, and therefore number of subsets of A, कितने सबसेट होंगे A के? 2 raised to the power M. Number of element in the set second set B suppose N है, and therefore number of subsets of B जो होगा वो 2 raised to the power N होगा। अब गिवन क्या है? एक सेकेंड, नहीं बेटा तब तो गलत है। गिवन 2 raised to the power M is equal to 2 raised to the power N plus 56, ये गिवन है। ओके अब मैं अनम्यूट करके आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, देन आई विल जस्ट गो अहेड विद द प्रॉब्लम्स, राइट? तो एक सेकेंड। हाँ सात्विक, क्या बोल रहे थे बेटा? कैसे अनम्यूट कर, हाँ बोलो। सबसेट्स की जैसे 1 फिर 1 1 फिर 1 2 1 उससे निकालना है। नहीं तो उससे कैसे निकाल सकते हो बेटा? इसमें कितने एलिमेंट हैं ये तो तुम्हें पता नहीं, तो तुमने वहां मतलब पास्कल्स ट्रायंगल से कैसे आप इस बात को जज करोगे? और अगर कर भी लिया तो वो तो हिट एंड ट्रायल जैसा सिचुएशन हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। अब जैसे मान लो ये लिखा था कि नहीं, ये इक्वेशन जो अभी मैंने लिख के दिखाया इतना तो लिखा ही होगा, इसके बाद ही आप आगे कुछ भी कर रहे होगे कि ये भी नहीं किया था, है ना? अब इसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले m और n की वैल्यू। अब जरा ध्यान से देखो, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, ट्रायल एंड एरर से ऑब्जेक्टिवली इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव मेथड में बता रहा हूं पहले, ऑब्जेक्टिवली मतलब अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कैसे कर सकते हैं आप। एक बात तो क्लियर है कि 2 रेज टू द पावर m 2 रेज टू द पावर n 2 रेज पावर n में 56 ऐड करके ये आ रहा है, तो ये जो नंबर है ये लेफ्ट वाली, ये लेफ्ट हैंड साइड नंबर जो है 56 से तो बड़ी ही होगी। तो 2 की कौन सी पावर है जो 56 से जस्ट बड़ी है? तो 64, है ना? यस सर। तो लेट अस टेक 2 रेज टू द पावर m एज 64, पहला केस। 64 का मतलब होता है 2 की पावर 6, तो यहां से m की एक वैल्यू आई 6। अब ये ट्रायल है कि m इक्वल टू 6 के लिए हम ट्रायल कर रहे हैं। m 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, हम डिनाई नहीं कर सकते। अब m इक्वल टू 6 अगर मैंने लिया तो क्या हुआ? सिचुएशन हो गई, ये हो गया 64 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n प्लस 56 हो गया। तो यहाँ से इसको इधर लाओ तो 2 रेज टू द पावर n की वैल्यू 8 आ रही है, जो कि पॉसिबल है क्योंकि 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, तो यहाँ से n की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ पर दो बात होगी, दो बातें हैं कि m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 3 सेटिस्फाई तो कर रही है, बट व्हाट इज द गारंटी? इस बात की क्या गारंटी है कि यही एक सॉल्यूशन है? इस बात की क्या गारंटी है कि इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके अलावा सॉल्यूशन नहीं है, इसको हम कैसे डिनाई करेंगे? तो दो चीजें हैं उस डिनाइल के लिए कि 2 रेज टू द पावर m माइनस 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 56 बोल रहे हैं आप। अब अगर m की वैल्यू 6 है, 2 रेज टू द पावर 6 और 2 रेज टू द पावर 3, इसका डिफरेंस 56 है। अब अगर आप m की वैल्यू बढ़ाते हो
m और n की, तो जितनी वैल्यू बढ़ाओगे ना तो डिफरेंस उतना वाइड होगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ी तो बहुत रैपिडली इंक्रीज करता है, तो इसका जो डिफरेंस है ना ये भी इंक्रीज करता हुआ जाएगा। तो इस वजह से 56 एक ही बार होगा। अच्छा, ये तो हुआ कि ऑब्जेक्टिवली हम टेस्ट कर रहे हैं, तो कर वैसे यही क्वेश्चन प्रॉपरली तरीके से कैसे आएगा, तो यहां से एक बात क्लियर है कि m n से बड़ा है, ये तो मानते हो। अच्छा, m अगर n से बड़ा है, क्योंकि भाई 2n में कुछ ऐड करके पॉजिटिव तब 2m आ रहा है, तो m बड़ा है n से। m अगर n से बड़ा है तो 2n इज फैक्टर इन 2m, मानते हो। अरे ऐसे समझो बाबा, 2 की छोटी पावर लो, कोई 2 जो है इज फैक्टर इन एनी हायर पावर ऑफ 2 की पावर 4, 2 की पावर Yes. 5, है ना। तो Yes, sir. हाँ, एक्सपोनेंशियल में लोअर पावर हमेशा हायर पावर वाले एक्सप्रेशन में फैक्टर होती है। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए मैं 2m को लिख देता हूं 2n इंटू 2m-n लिख सकता हूं। Yes. यहां पर मैंने यूज किया a⁻x इंटू a⁻y इज इक्वल टू a⁻x+y, ये वाली एक्सपोनेंशियल वाली प्रॉपर्टी 8th क्लास में आपने पढ़ी हुई है कि अगर बेस सेम होता है मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है, तो इन दोनों पावर को ऐड करो तो यही आता है ना। Yes. अब Yes. अब इसको इक्वेशन 1 में डाल दो, तो इक्वेशन 1 तुम्हारा क्या बन जाएगा बोलो। इक्वेशन 1 कैसा नजर आएगा, 2m की जगह पर ये लिख देना 2n इंटू 2m-n, और ये 2n को भी लेफ्ट में ले आओ, -2n इज इक्वल टू 56 आ गया। अब ये दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं, क्या फैक्टर कॉमन है, 2n. 2n को फैक्टर बाहर ले लो तो आया 2m-n -1 is equal to 56. 56 can be written as 2³ into 7, 2 into 2³ -1. 2³ into 7 लिख दो सीधे अभी, है ना। अब इसके बाद में देखो, ये सिचुएशन को ध्यान से देखो, सिचुएशन यहाँ आ गई 2n है इंटू ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है ये 2 की सम पावर विच इज इवन -1 ऑड, और राइट हैंड साइड में 2³ into 7। अब मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर दो इंटीजर है, समझ रहे हो, इफ आई से दैट a इक्वल टू b, देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ a will be equal to prime factors of b। दो इंटीजर अगर इक्वल है तो दोनों इंटीजर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो तो एवरी प्राइम फैक्टर कॉरेस्पॉन्डिंगली मैच करने चाहिए, है ना। Yes, sir. तो प्राइम 2 का फैक्टर, कंपेयरिंग द फैक्टर्स ऑफ प्राइम 2, कंपेयरिंग द फैक्टर ऑफ प्राइम 2, या ऑफ नहीं, कंपेयरिंग द फैक्टर प्राइम, मतलब 2 की पावर अल्फा वाला टर्म को, ये वाले टर्म को इस टर्म से हम कंपेयर कर सकते हैं, तो आ गया 2n इज इक्वल टू 2³, और इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू 3 आ गया। एंड एक और बात आई क्या कि ये वाला फैक्टर फिर इसके इक्वल होना चाहिए, तो 2m-n -1 इज इक्वल टू 7, तो 2 की पावर n की वैल्यू 3 डाल देना यहाँ पर, तो 2 की पावर m -3 इज इक्वल टू 8 मतलब 2³, तो यहाँ से आ जाएगा m -3 इज इक्वल टू 3, तो m इक्वल टू 6। ये जो आपने सोल्यूशन निकाला ये प्रॉपर मैथमेटिकली करेक्ट वे है सॉल्व करने का। सभी लोग को क्लियर है, अगर कोई ट्रबल है तो जस्ट लेट मी नो, अगर क्लियर है तो फटाफट रिप्लाई करो यस इट इज क्लियर।
क्लियर है सर। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस जो दिए गए थे लास्ट क्लास में, ये वाले हो गए सारे। तो लेट अस मूव अहेड। सबने नोट कर लिया बेटा? मैं स्लाइड को चेंज करूं या कोई बच्चा है जो नोट कर रहा है अभी? ठीक है। अब बेटा इसके बाद लिखेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ये क्वेश्चन करने से पहले लिखेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट्स। हमें पता है कि सेट्स पे 4 ऑपरेशन होते हैं: यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है। और अगर मैं बोलता हूं लेट कैपिटल एक्स बी पावर सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब मैंने क्या बोला? मतलब मैंने बोला कि जो तुम्हारा कैपिटल एक्स एक सेट है जिसको हम पी ऑफ एस बोल रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखना इस सेट की क्या खास बात है। इसका मतलब है कि कैपिटल एक्स के जो एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल के सबसेट है। बोलो। कैपिटल एक्स सेट के जो एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल के सबसेट्स हैं। यूनिवर्सल सेट के सारे सबसेट्स जो है वो कैपिटल एक्स में है। इसका मतलब है कि जितने भी सेट्स की हम बात कर रहे हैं, जितने भी सेट्स हम इमेजिन कर सकते हैं, वो सारे कैपिटल एक्स के एलिमेंट हैं। पहली बात ये कि कैपिटल एक्स इज सेट ऑफ ऑल सेट्स, विच इज सेट ऑफ ऑल सेट्स, क्योंकि कोई भी सेट जो होगा वो कैपिटल एस का सबसेट होगा, सेट ऑफ ऑल सेट्स। अब कैपिटल एक्स में से अगर मैं 2 सेट्स ले रहा हूं, पी एंड क्यू, तो क्या लिखेंगे आप? लेट पी एंड क्यू, पी एंड क्यू एंड ए बी सी एटसेट्रा बी एलिमेंट्स ऑफ एक्स। अब रूल्स लिख रहा हूं मैं। सबसे पहला लॉ या फर्स्ट रूल जो है इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ। ऐसे फटाफट लिखते जाएंगे सभी लोग। क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या बोलता है? दैट कैपिटल एक्स इज क्लोज्ड फॉर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशंस। अब लेट मी एक्सप्लेन क्या मतलब हुआ इसका। कोई भी सेट को क्लोज्ड कब बोलते हैं किसी ऑपरेशन के लिए? व्हेन वी से दैट अ सेट इज क्लोज्ड फॉर सर्टेन ऑपरेशन। इसका मैं रिप्लाई कर रहा हूं। कोई सेट कैपिटल एक्स किसी ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड होगा जब उस सेट एक्स के कोई भी 2 एलिमेंट को उस ऑपरेशन से ऑपरेट करके जो नया एलिमेंट क्रिएट होगा वो भी उसी सेट एक्स में लाई करे। मतलब कैपिटल एक्स यूनियन के लिए क्लोज्ड क्यों है? बिकॉज अगर मैं कैपिटल एक्स का कोई भी 2 एलिमेंट ले लूं, ए एंड बी, तो ए यूनियन बी जो है ये भी कैपिटल एक्स में लाई करेगा। ए इंटरसेक्शन बी भी कैपिटल एक्स में लाई करेगा, वो भी कैपिटल एक्स का एलिमेंट होगा।
और a माइनस बी भी कैपिटल एक्स का एलिमेंट होगा और b माइनस ए भी कैपिटल एक्स का एलिमेंट होगा, मतलब a डेल्टा b भी कैपिटल एक्स का एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्स में सारे सेट्स हैं, तो a और b का यूनियन लेकर के भी तो एक सेट ही बनेगा, वो भी उसी में होगा। a इंटरसेक्शन b भी होगा, a माइनस बी भी होगा, a इंटू बी भी होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? आ गई सर। इसको अदरवाइज समझो कि जैसे आप बोलते हो ना कि सेट ऑफ इंटीजर इज क्लोज्ड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि कोई भी दो इंटीजर का एडिशन भी इंटीजर होता है, सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर होता है, मल्टीप्लाई करके भी इंटीजर आता है, बट सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट क्लोज्ड फॉर डिवीजन, क्योंकि दो इंटीजर को डिवाइड करके जो रिजल्ट आता है वो फ्रैक्शन आ सकती है। जैसे कि 2/3 इंटीजर नहीं है, 3/2 इंटीजर नहीं है, 4/2 है, 6/3 है, बट 3/6 नहीं है। तो कुछ है कुछ नहीं है। तो अगर एक भी एक केस ऐसा आ गया जो उस सेट में नहीं लाई कर रहा है रिजल्ट, तो हम क्लोजर लॉ का वायलेशन हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये है क्लोजर लॉ। हालांकि क्लोजर लॉ बहुत हाई लेवल पर प्योर मैथमेटिक्स करते समय इस्तेमाल होगा, अदरवाइज बहुत कम यूज होगा इसका। इसके बाद वाले लॉज बड़े फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। सेकेंड लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? A union B union and intersection are commutative operation. Union, intersection and symmetric difference delta are commutative. Because A union B is equal to B union A intersection B is equal to B intersection A, and A delta B is equal to B delta A. डिफरेंस कम्यूटेटिव नहीं होता, ये आप पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, है ना। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कम्यूट। कम्यूट मतलब होता है इंटरचेंज। जैसे आप बोलते हैं ना कम्यूटिंग बिटवीन स्कूल एंड होम, मतलब घर से स्कूल, स्कूल से घर। ऐसे ही ए को बी कर दो, बी को ए कर दो, तो प्लेसेस को एक्सचेंज करना, इंटरचेंज करने को बोलते हैं कम्यूट करना। तो अगर आप दोनों एलिमेंट को इंटरचेंज करो और रिजल्ट ना चेंज हो तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। जैसे एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है नंबर्स पे। तो कम्यूटेटिव लॉ समझ में आ गया, ये तो पहले ही जानते थे। तीसरा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ के बाद लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ क्या है? इसको आप नंबर में जो आपने लॉज, ये सारे लॉज आपने नंबर्स में लोअर क्लासेस में पढ़े हुए हैं। तो नंबर में हम बोलते थे कि इधर देखो x प्लस वाई प्लस जेड, तीन नंबर को ऐड करते थे, तो y और z को एसोसिएट करके रिजल्ट निकालो, या x और y को पहले ऐड करके फिर z ऐड करो, एक ही बात है। इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते थे। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में भी करते थे। तो यहां पर हम बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ में तीन एलिमेंट होते हैं और एक ऑपरेशन होता है। ये ध्यान रखना, तीन एलिमेंट और एक ऑपरेशन होता है। तो A यूनियन B यूनियन C अगर निकालना है, तीन सेट का यूनियन, तो पहले BC को यूनियन लेके उसमें A मर्ज करो, या A और B को पहले यूनियन लेकर के फिर उसमें C का यूनियन लो, रिजल्ट एक ही है। ऐसे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करो, या A इंटरसेक्शन B पहले कर लो और फिर उसमें C का इंटरसेक्शन करो, रिजल्ट सेम है। तो आप लिखेंगे बोथ यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर एसोसिएटिव इन नेचर। इसको प्रूव करो। तो हाउ डू यू प्रूव इट? तो प्रूफ हमेशा मैंने बताया था लास्ट क्लास में, एक एलिमेंट मेथड होता है, एक वेन डायग्राम। तो सबसे आसान है कि आप वेन डायग्राम से प्रूफ करो ये सारे लॉज को। और वेन डायग्राम से प्रूफ करने के लिए तरीका क्या है? लेफ्ट हैंड साइड के लिए एक वेन डायग्राम, राइट के लिए एक वेन डायग्राम। तो मैं पहले इस लॉ को प्रूफ कर रहा हूं, ये ऊपर फर्स्ट वाले को। तो आप मेरे साथ साथ वेन डायग्राम बनाएंगे, दो वेन डायग्राम सभी बच्चे बनाएंगे, ठीक है।
जो पहले बना देगा मेरे से वो ग्रुप पर मेरे को सेंड भी कर सकता है, आई विल चेक। ठीक है जी, तो 3 सेट लिया और वेन डायग्राम बनाया, ए बी सी, 3 सर्कल लिया, ए बी और एक ले लिया सी, ऐसा। इसी तरह से एक और डायग्राम बनेगा ए बी सी का, एक लेफ्ट हैंड साइड के लिए डायग्राम बनेगा और एक राइट हैंड साइड के लिए डायग्राम बनेगा। और LHS सेट RHS सेट को शेडेड रीजन से दिखाएंगे, अगर दोनों शेडेड रीजन मैच कर जाएंगे तो इसका मतलब है कि सही है। ठीक है जी, तो सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब इसकी बात करें हम लोग, इसका प्रूफ दे रहे हैं। बी यूनियन सी, देखो बी यूनियन सी कैसे आएगा, बी यूनियन सी, तो हम बी और सी का मर्जर कर रहे हैं, तो ये लो बी और सी, ये बी यूनियन सी है, जो शेडेड रीजन है वो बी यूनियन सी है। अब बी यूनियन सी का ए के साथ यूनियन लेंगे तो क्या होगा, तो बी यूनियन सी ये शेडेड है, इसमें ए को मर्ज करेंगे तो ए पूरा ए आ जाएगा, ये वाला इधर वाले एलिमेंट जो बचे हुए हैं वो भी आ जाएंगे। अब यहां चलो, यहां पर आप पहले ए यूनियन बी करो, तो ए यूनियन बी से आपको ये मिलेगा, दिस इज ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी में जब सी मर्ज करेंगे तो ये बचा हुआ पोर्शन भी कवर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली दोनों सेम सेट हैं, तो ये प्रूफ हो गया। ऐसे जरा इंटरसेक्शन पे आते हैं, इंटरसेक्शन करना होगा तो कैसे करेंगे वो भी देखो। इंटरसेक्शन में फिर से मैं बोलूंगा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए LHS के लिए एक और RHS के लिए एक डायग्राम बना रहे हैं सेपरेट। ठीक है जी, ये है ए बी सी, और यहां पर भी इसी तरह से पहले ए मार्क किया, बी मार्क किया और फिर सी मार्क कर दिया। और फिर मान लो ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यहाँ दिखाना है, और यहाँ पर हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करके उसका सी के साथ इंटरसेक्शन दिखाना है। करो जरा, तो लेट्स वर्कआउट। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी क्या है, तो बी और सी का कॉमन ये है, और ए क्या है, ए ये वाला है, तो कौन सा रीजन है जो ये वाला सेट कौन से रीजन से रिप्रेजेंट होता है, जहां पर दोनों कलर प्रेजेंट है, दोनों कलर की जहां पर शेडिंग है वो रीजन हमें चाहिए, मतलब ये रीजन, ये हो गया आपका। ठीक है, दिस रीजन इज बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। यहां पर देखो तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन ये है, और फिर ए और बी के इंटरसेक्शन का सी सेट के साथ, ये पूरे सर्कल के साथ इंटरसेक्शन लेना है। मतलब पहले वाले में ना, ये एक्चुअली हमें ऐसे ड्रॉ करना चाहिए था, ऐसे बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ लिया ना हमने ऐसे, तो ये कॉमन रीजन आएगा। अब यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी का ए इंटरसेक्शन बी लिया और उसका सी के साथ इंटरसेक्शन लेना, तो सी मैंने ड्रॉ कर दिया, सी। तो कॉमन रीजन क्या आया, कॉमन रीजन आया
वही जो उधर में आया था वही यहाँ ये वाला रीजन कॉमन आया, ये कॉमन आया। तो आपने क्या देखा कि चाहे आप ए इंटरसेक्शन विद बी इंटरसेक्शन सी ले रहे हैं या ए इंटरसेक्शन बी विद सी ले रहे हैं, एक ही बात है। तो ये दोनों हो गया, एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो गया, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ आर टर्न। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ लॉ पे। इसको हटा दो बेटा, ये नोट कर चुके हैं, जरा फटाफट कंफर्म करो मुझको। हाँ बेटा, हो गया, सबका नोट हो गया है ना? तो अगले अगले लॉ पे चलते हैं, नेक्स्ट लॉ, सॉरी, नेक्स्ट लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो R1 R2 R3 के बाद R4 है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन इंटरसेक्शन, ऐसा लिखो, इंटरसेक्शन एंड यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर ईच अदर, ऐसे लिखो, डिस्ट्रीब्यूट ओवर ईच अदर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या है, थोड़ा नंबर से समझो। अगर मैं बताऊं प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन एडिशन, तो इसका मतलब ये होता है x इंटू वाई प्लस जेड, तो x और y का प्रोडक्ट करो एक्स वाई, प्लस x और z का प्रोडक्ट करो एक्स जेड, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन एडिशन। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट के जगह हम बोल रहे हैं यूनियन और एडिशन के जगह बोल रहे हैं इंटरसेक्शन। तो कैसा कैसा नजर आएगा? लॉ लॉ लिखो तो क्लियर होगा कि जैसे मैंने बोला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हुआ तुम्हारा ए यूनियन बी और बीच में ये इंटरसेक्शन साइन होगा। फिर ए यूनियन सी, ए का बी के साथ यूनियन लो, ए का सी के साथ यूनियन लो और बीच में इंटरसेक्शन लगाओगे। इसी तरह से इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर लिखा हुआ है, बोलो क्या लिखोगे? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और इंटरमीडिएट साइन क्या होगा? यूनियन। अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, यहाँ यूनियन है तो यहाँ यूनियन होगा। ठीक है। इसी तरह से यूनियन यूनियन पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और यूनियन इंटरसेक्शन पर भी कर सकते हो, बट वो करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा दो डिफरेंट ऑपरेशन के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम सीख करते हैं। फिर एक दो और बातें हैं। डज, ये तो होता है, ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है, इसको तो प्रूफ करो। पहले पहले प्रूफ कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए फिर वही मैं बोलूंगा, क्या? वेन डायग्राम बनाओ। एलएचएस के लिए अलग वेन डायग्राम बनाओ, आरएचएस के लिए अलग। क्विक जल्दी करो। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए वेन डायग्राम बनाओ। पहले लॉ के लिए आप अपनी अपनी कॉपी में खुद बना के देखो। कॉपी करने से बेटर है कि एक बार खुद बनाओगे तो आपको हमेशा के लिए इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। आपको लगेगा कि ठीक है ये तो मैं कर ही सकता हूँ अपने आप, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है इसमें। तो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, तीन सेट्स को लेके करना है काम आपको। चलिए साहब, फर्स्ट पेयर ऑफ सेट से हम ऊपर वाले से पहले लॉ को प्रूफ करेंगे और इससे दूसरे को प्रूफ करेंगे। लेबलिंग कर दो। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये सब बी इंटरसेक्शन सी, लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये बन रहा है एल एच एस और राइट हैंड साइड के लिए ये बन रहा है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ के लिए इधर वाला एल एच एस और ये आर एच एस। ओके जी, बी इंटरसेक्शन सी मार्क करो। बी और सी का कॉमन क्या है? ये है, ये बी इंटरसेक्शन सी है। अब बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ क्या लेना है? बोलते रहो। बी इंटरसेक्शन सी का ए से यूनियन लेना है, यूनियन। तो ए को उसमें यूनाइट कर देना है। तो ए को मतलब बी इंटरसेक्शन सी में ये एलिमेंट है और ए के एलिमेंट भी इसी में डाल दो। ए के जो बचे हुए एलिमेंट है उनको हम लेने जा रहे हैं। तो कंसिडर रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए। कुछ एलिमेंट तो ए के ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, कुछ और बचे हुए एलिमेंट है उनको भी ले लो ऐसे। ये जो शेडेड रीजन हुआ ये है ए यूनियन विद बी इंटरसेक्शन सी, है ना। अब आरएचएस की बात करो, ए यूनियन बी करो और ए यूनियन सी करो। तो पहले मैं ए यूनियन बी करने जा रहा हूं। ए यूनियन बी के लिए मैं एक कोई पर्टिकुलर वे से शेड कर रहा हूं। ए यूनियन बी इज दिस।
दिस इज ए यूनियन बी। अब ए यूनियन के बी के बाद क्या करना है, ए यूनियन सी। ए और सी का यूनियन करते हैं बेटा, दूसरे कलर से शेड कर रहा हूं मैं ए यूनियन सी को। तो ए पूरा और सी पूरा, पहले मैंने ए पूरा शेड कर दिया, अब इसके बाद सी के जो बचे हुए एलिमेंट है वो भी ले लिया। अब मैंने देखा कि ये जो दो कलर का शेड है ना, एक शेड तो ऐसा है, एक शेड ऐसा है, दो कलर का शेडिंग है। एक में तो बिल्कुल ब्लू सॉरी ग्रीन कलर से शेड किया है, एक में व्हाइट कलर से हॉरिजॉन्टल शेड है। अब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है कॉमन। तो जहां पर दोनों कलर का शेडिंग प्रेजेंट है उसको आप अगर फिगर आउट करो तो आपको ये रीजन मिलता है, देखो और ये लेफ्ट हैंड साइड भी वही रीजन है, देखो। आई होप प्रूव हो गया, हो गया तो बोलो यस। पहला वाला रूल हो गया प्रूफ, LHS इक्वल RHS दिख रहा है। ऐसे दूसरा वाला फटाफट अपने आप करो बेटा। दूसरे वाले में LHS B यूनियन C करने के लिए मैं B और C का कॉमन पूरा कंप्लीट शेड कर देता हूं। ये B यूनियन C है और उसका A के साथ कॉमन, A के साथ इंटरसेक्शन चाहिए, तो मैं अब A शेड कर रहा हूं A, और फिर जहां पर दोनों कलर होंगे उसको हम ले लेंगे, जहां पर दोनों कलर की शेडिंग होगी वो ले लेंगे। तो मेरे को मिलेगा ये रीजन जहां पर दोनों कलर का शेड प्रेजेंट है। वेरी करेक्ट। और A इंटरसेक्शन B अगर मार्क करने के बोलूं, A और B का इंटरसेक्शन तो ये है, और A और C का इंटरसेक्शन बोलूं, A और C का इंटरसेक्शन बोलूं तो ये है, और अगर इन दोनों का यूनियन, इन दोनों को मर्ज करके क्या आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों को मर्ज करके यही रीजन आ जाएगा, दोनों का यूनियन से ये आएगा, मतलब एटलीस्ट वन कलर जहां पर शेडिंग का प्रेजेंट है तो यही है। तो यहां भी क्लियर दिख रहा है कि ये इक्वालिटी भी हो गई प्रूफ। तो कम्यूटेटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं कुछ लॉज और। पांचवा, existence of identity element। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो नंबर्स में आपको एक बात पता होगी कि किसी भी नंबर x में अगर आप 0 ऐड करो तो x आता है ना। मतलब 0 एक यूनिक नंबर है जिसको किसी भी एलिमेंट में ऐड करो तो वो एलिमेंट चेंज नहीं होता है। तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी मतलब नो चेंज, समथिंग जिससे चेंज नहीं। जैसे आप बोलते हैं ना, आप बोलते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि x और y की जगह कुछ भी पुट करो ये रिलेशन होल्ड करता है। आप बोलते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, ये आइडेंटिटी है, क्योंकि थीटा की कोई भी वैल्यू लो, कुछ भी थीटा लो, ये हमेशा होल्ड करता है, चेंज नहीं होता है। थीटा चेंज करने से चेंज नहीं होता, एक्स वाई चेंज करने से रिजल्ट चेंज नहीं होता है ना। ऐसे 0 में 0 अगर रखो, x कुछ भी लो, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, तो x की वैल्यू चेंज करते जाओ, ये चेंज नहीं होगा। तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो एक बात सोची गई कि क्या सेट में भी ऐसा कोई है, क्या कोई ऐसा सेट है जिसको किसी भी सेट का साथ इंटरसेक्शन लेने पर वो सेट ना चेंज हो, या किसी सेट के साथ यूनियन लेने पर वो सेट ना चेंज हो। तो हम बोलेंगे कि नल सेट
is identity for union. Identity element for union operation. क्यों? क्योंकि any set A union phi is equal to A. नल सेट का यूनियन लेने से किसी भी सेट में वो सेट वही का वही रह जाता है. ऐसे यूनिवर्सल सेट इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर इंटरसेक्शन. किसी भी सेट ए का अगर आप यूनिवर्सल से इंटरसेक्शन लोगे तो वही सेट आएगा. ठीक है, बिकॉज A is a subset of S. Every set is a subset of universal set. और लास्ट क्लास मैंने बताया था कि जब सबसेट और सुपर सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमेशा सबसेट आता है इंटरसेक्शन में. और बिकॉज नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ये सबसेट है और A सुपर सेट है, तो सबसेट और सुपर सेट का यूनियन लेते हैं तो सुपर सेट आता है. तो ये पांचवा आइडेंटिटी एलिमेंट वाली बात समझ में आ गई. इसके बाद में कुछ लॉज और भी हैं, जैसे एक लॉ है R6 डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ. A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A. इसी तरह से R7 एक सेवेंथ लॉ है, A union A is A and A intersection A is A. किसी भी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन इंटरसेक्शन लेने पे वही आता है. ऐसे एक लॉ है, ये सब बहुत ऑब्वियस लॉ है, इसमें कुछ करने का नहीं है, सीधे सीधे दिख रहा है आपको. ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेशन का लॉ, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ. ये कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ क्या है जी? कि अगर आप नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लो तो आ जाएगा क्या? व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ नल सेट? यूनिवर्सल सेट S. एंड व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ यूनिवर्सल सेट? नल सेट. वेरी करेक्ट. तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ. इसी तरह से एक लॉ है R9 कि अगर आप किसी भी सेट का नल से इंटरसेक्शन लो तो नल हो जाएगा, और किसी भी सेट का यूनिवर्सल के साथ यूनियन लो तो यूनिवर्सल आ जाएगा. वही बात है कि यूनियन लेने पे सुपर सेट और इंटरसेक्शन लेने पे नल सेट आता है. इंटरसेक्शन लेने पे सबसेट, तो इंटरसेक्शन पे सबसेट आता है और यूनियन में सुपर सेट आता है. ये जो 9 लॉज मैंने बताया ये यूजुअली क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस्तेमाल होंगे. और इसके बाद लास्ट एक लॉ लिख दो, दैट इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ. तो डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? तो इसको मैं हटा रहा हूं बेटा, नोट कर चुके होंगे ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं. डी मॉर्गन्स लॉ, इसको बता तो दिया था मैंने, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं और इसका प्रूफ आपको करना है. फटाफट करके बताओ. A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट is equal to A complement intersection B complement and A intersection B complement is equal to A complement union B complement. मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने पर यूनियन बिकम्स इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन बिकम्स यूनियन. याद आएगा? याद रहा ना कि while distributing complement, प्रूफ करो वेन डायग्राम से इसको जल्दी से. while distributing complement union interchanges with intersection. ठीक है, अब जैसे मान लो कोई एक प्रूफ करना है वेन डायग्राम से, तो बहुत आसान है प्रूफ करना. फर्स्ट एक को प्रूफ कर देता हूं मैं, दूसरा आप अपने आप प्रूफ कर देंगे वेन डायग्राम से. दिस इज A एंड दिस इज B. Similarly here it is A and here it is B.
और यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी बिकॉज अदरवाइज आप कॉम्प्लीमेंट नहीं डिस्क्राइब कर पाओगे। LHS के लिए एक वेन डायग्राम मैं बना रहा हूँ, RHS के लिए दूसरा वेन डायग्राम बना रहा हूँ। जस्ट कीप फोकस्ड, मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखते रहो। लेबलिंग कर देते हैं, दिस इज A, दिस इज B एंड हियर इट इज, दिस वन इज S, यूनिवर्सल सेट। अब LHS के लिए A यूनियन B, A यूनियन B तो आप देख ही रहे हो, A यूनियन B इज एवरीथिंग विद इन दिस बाउंड्री। ये बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी है वो A यूनियन B है, राइट। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या है? व्हाट इज A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट? मतलब अगर मैं A यूनियन B दिखाना चाहूँ ना तो ये पूरा ये रीजन हो जाएगा कंप्लीट। ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट इज एवरीथिंग दैट लाइज आउटसाइड ऑफ A यूनियन B इनसाइड यूनिवर्सल। तो दिस इज A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, जो मैं ऐसे एक टिपिकल वे से शेड कर रहा हूँ। I hope all of you agree that the shaded region is complement of A union B. तो A union B का complement is this shaded region. Right, very correct. और A complement क्या है बेटा? What is A complement? Everything that lies outside of A is called A complement. तो A complement is everything that lies outside of A within the universal. This is A complement. एंड बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट भी दिखा देते हैं, एवरीथिंग दैट लाइज आउटसाइड ऑफ बी। बी के बाहर और यूनिवर्सल के अंदर, बी के सर्कल के बाहर और यूनिवर्सल के अंदर, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? जहां पर दोनों कलर का शेडिंग है। एंड देयरफॉर आप में से हर एक को दिख रहा होगा कि रिजल्ट प्रूव हो गया है ना। इस बाउंड्री के बाहर और यूनिवर्सल के अंदर जो भी है वो तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो डी मॉर्गन्स लॉ से प्रूव हो गया। आप इसको एलिमेंट मेथड से भी प्रूव कर सकते हो। एलिमेंट मेथड से प्रूव करने का तरीका भी होता है, जैसे इसको प्रूव करना है एलिमेंट मेथड से, तो मैं ऐसे लिखूंगा, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू एस and X does not belongs to A union B. इसका होता है X belongs to S and अगर X A union B में नहीं लाई कर रहा है, A union B का मतलब क्या है? या तो A और B, A और B का डिनायल करेंगे, तो डिनायल में और का, जैसे और का डिनायल एंड होता है, ये हमेशा याद रखो लॉजिक में। और का जो डिनायल होता है, निगेशन, वो होता है एंड, और एंड का जो डिनायल होता है वो होता है और। जैसे अगर आप बोलते हो कि आई विल स्टडी मैथ्स और फिजिक्स, तो इस बात का डिनायल क्या हुआ? मैथ, या मैं मैथ पढ़ूंगा या फिजिक्स पढ़ूंगा, इस बात को निगेट करना है। तो क्या करेंगे? तो मैं बोलूंगा यू विल नाइदर स्टडी मैथ्स नॉर फिजिक्स, मतलब मैथ्स भी नहीं पढ़ोगे एंड फिजिक्स भी नहीं पढ़ोगे। तो देखो और को डिनाई करने के लिए एंड हो जाएगा, मैथ्स नहीं एंड फिजिक्स भी नहीं। क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि या तो मैथ्स नहीं पढ़ोगे या तो फिजिक्स नहीं पढ़ोगे, तो बात डिनाई नहीं हुई,
क्योंकि पहले भी आप मैथ्स और फिजिक्स में से कोई एक पढ़ रहे थे, और मैंने बोला कि या तो मैथ्स नहीं पढ़ो या तो फिजिक्स नहीं पढ़ो। तो अगर मैं बोलता हूँ मैथ्स नहीं पढ़ो तो तुम फिजिक्स पढ़ लोगे, फिजिक्स नहीं पढ़ो मैथ्स पढ़ लोगे, तो और नहीं है, वहां एंड होना चाहिए। ठीक है, तो और का डिनायल से एंड होता है, एंड का डिनायल से और होता है। तो इसका जब डिनायल करोगे ना तो इसको लिखोगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, अब इसको लिख देंगे x बिलोंग्स टू s एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू s एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। लॉजिक में किसी स्टेटमेंट को दो बार रिपीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ गया इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब s में है a में नहीं है, तो a बार में है, x बिलोंग्स टू a बार, a कॉम्प्लीमेंट। s में है b में नहीं है, तो एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। इसमें है एंड इसमें है, तो x बिलोंग्स टू दोनों का इंटरसेक्शन, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्या प्रूव किया, देखो हमने प्रूव किया कि अगर कोई एलिमेंट a यूनियन b LHS में है तो वो RHS में होगा, तो LHS सबसेट RHS प्रूव हो गया। a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूव हो गया। तो जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड प्रूव किया, एग्जैक्टली इसी तरह से एलिमेंट मेथड से RHS सबसेट LHS प्रूव होता है। RHS इज अ सबसेट ऑफ LHS, वो प्रूव कर देंगे ऐसे लेकर के x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट implies x belongs to a complement or x belongs to and x belongs to b complement implies x belongs to s and x belongs to a complement and x belongs to b complement implies x belongs to s and x does not belongs to a कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं है, b कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, मतलब a यूनियन b में नहीं है। मतलब x नाइदर बिलोंग्स टू a नॉर b, ऐसे बोल दो, इसको एक लाइन और लिख दो, x does not belongs to x belongs to x does not belongs to a and x does not belongs to b। इसका मतलब है x does not belongs to a union b and this implies x belongs to a union b का बार, it does not belongs to a। तो यहां से प्रूव हो जाएगा कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट या बार। तो LHS RHS का सबसेट हो गया और RHS LHS का सबसेट हो गया, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। यही प्रोसीजर आप दूसरे वाले केस के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये मैंने प्रूव किया, ये आपके लिए होमवर्क है, आप प्रूव कर लेंगे। तो अब ये जो 10 लॉज हैं, राइट, 9 लॉज पीछे और एक ये डी मॉर्गन्स लॉ, यही 10 लॉज जब भी आप सेट्स का अलजेब्राइक ऑपरेशंस कर रहे होंगे, सिंप्लीफिकेशन कर रहे होंगे, तो यही लॉ फंक्शन करते हैं, इन्हीं की हेल्प से हम सारे क्वेश्चन करते हैं। तो कोई भी चीज को प्रूव करने का 2 मेथड होगा, 3 मेथड, एक एलिमेंट मेथड होगा, एक यूजिंग दीज अलजेब्राइक ऑपरेशंस इन लॉज का इस्तेमाल करके, और एक है वेन डायग्राम। तो आपके पास 3 अप्रोच है किसी क्वेश्चन को करने की, जिसमें वेन डायग्राम ऑब्जेक्टिव में काफी हेल्प करेगा और ऑपरेशन करोगे। एलिमेंट मेथड सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम या स्कूल एग्जाम के लिए, ओनली स्कूल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो शैल आई गो टू द क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन फटाफट जल्दी से करते हैं। चलो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 फटाफट जल्दी करेंगे। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6।
एक इसमें से एक क्वेश्चन मैं मेरे साथ करो। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे मैं दिखा रहा हूं कि कैसे हम ऑपरेशंस को यूज करेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम से कर लेंगे, तो मैं वेन डायग्राम अभी नहीं कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहा हूं। हमें दिखाना है कि एक्स और वाई दो सेट है, तो ये चीज की दिस इज इक्वल टू नल सेट। तो हमने एलएचएस से स्टार्ट किया, फोर्थ का आंसर है ना। और एलएचएस को लिखा, क्या लिखा हुआ है, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स का होल कॉम्प्लीमेंट। अब जहां कहीं यूनियन या इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट होगा तो डी मॉर्गन्स लॉ तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। तो आप लिखेंगे यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जहां यूनियन है उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो आ जाएगा वाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद मैंने बोला कि यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। क्यों कर रहे हैं, देखो ध्यान से, यहां भी इंटरसेक्शन है, यहां भी इंटरसेक्शन है, तो x और x कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होता है, x का x कॉम्प्लीमेंट से जब कॉमन लेंगे तो नल सेट आएगा। तो मैं इसी बात को ध्यान रखते हुए मैं x के पास ले जाऊंगा x कॉम्प्लीमेंट को, तो यहां पर कम्यूटेटिव लॉ लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो हमने ब्रैकेट के अंदर कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि दो कॉम्प्लीमेंट्री सेट एक दूसरे के पास आ गए। अब एसोसिएटिव लॉ लगा दो, एसोसिएटिव लॉ। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इन दोनों को एक साथ ले लो पहले, x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। अब x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। और नल सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ लेंगे तो नल ही आएगा, क्योंकि नल सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। और सबसेट और सुपर सेट का जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमेशा सबसेट आता है। तो ये आ गया, तो ये आरएचएस हो गया। देखो, अब देखो इस पूरी प्रोसेस में हमने ना तो वेन डायग्राम बनाया है, ना हमने एक्स वाई जेड सेट का एलिमेंट मेथड यूज किया है। तो आई हैव डन इट बाई अलजेब्राइक ऑपरेशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, वेन डायग्राम लेके करना चाहो तो भी वैसे ही आएगा। वेन डायग्राम से कैसे आएगा वो भी मैं दिखा दे रहा हूं। दो सेट ले लो बाबा, एक्स और वाई, और x और y का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ले लो। x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो ये जो बाहर वाला रीजन है, ये दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ x यूनियन y। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका x के साथ क्या कॉमन है, ये वाला सेट x था, ये वाला सेट y है, ये सर्कल y है, ये सर्कल x है, और ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड वाला, वो x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट है। तो शेडेड रीजन का x के साथ में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। x क्या है, x तो ये है ना, ये तो ये दोनों शेडिंग का कोई कॉमन है नहीं है, इसका मतलब है कि नल सेट है कॉमन। तो ये यहां से भी दिख गया। अब एग्जैक्टली आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करके और उसका सलूशन मुझे दिखाएंगे, शो करेंगे। ठीक है जी, 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन का सलूशन आप हमें शो करेंगे। कैसे, पांचवा करना है तो कैसे करेंगे, पांचवा क्वेश्चन।
तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो दिख रहा है कि वेन डायग्राम, यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंटेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। तो एलएचएस से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप ऐसा लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ लगा देंगे। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ ही रहे हैं क्या हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा, और बी डबल कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ऐसा यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां देखो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसके बाद कहानी बहुत सिंपल है। क्या बी इंटरसेक्शन, आप बताएंगे सही बोल रहा हूं कि गलत, ट्रू और फॉल्स बोलना। बी इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ बी, ट्रू और फॉल्स? B intersection C is a subset of B and B is a subset of A complement union B। जब आप दो सेट का यूनियन लेते हैं तो दोनों सेट यूनियन के सबसेट होते हैं। तो ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो ये इसका सबसेट है। इसका मतलब है कि B इंटरसेक्शन C जो है ये सबसेट हो गया और ये सुपरसेट हो गया। तो सबसेट और सुपरसेट का इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा? सबसेट और सुपरसेट का इंटरसेक्शन यूनियन, यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? सुपरसेट आएगा। यस। एक तरीका ये भी है कि ये मान लो ये जो सेट है ना, ये बी इंटरसेक्शन सी को मान लो पी है, पी। तो आप बोल रहे हो कि यहां से मैं दूसरा रास्ते से जा रहा हूं। देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्स यूनियन पी, यूनियन पी। अब यहां भी यूनियन है और यहां भी यूनियन है, एसोसिएटिव लॉ। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन पी। अब B और B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C का B के साथ में जब यूनियन करेंगे तो B ही आएगा। तो ये आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। हाँ मिस्टर सात्विक, क्या बोल रहे हो? एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? B विल बी सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, ये कहां लिखा हुआ भाई? B A कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, ये किसने बोल दिया? कहां लिखा हुआ है? नहीं नहीं, ये गलत बोल रहे आप। हाँ सात्विक, अनम्यूट करो और बोलो क्या बोल रहे हो तुम। सात्विक, मिस्टर सात्विक जिंदल, अनम्यूट करो और बोलो। सर जो बी है वो भी उसका सेट है, क्योंकि वो दोनों एक उसके अंदर आएगा ना, यूनिवर्सल सेट के अंदर। क्या बी? सर बी और ये दोनों उसके अंदर आएंगे ना, यूनिवर्सल सेट के अंदर। हाँ आएंगे। तो फिर सर जो क्या कहते हैं ए यूनियन हो, ए कॉम्प्लीमेंट होगा, उसमें सारा वो आ जाएगा ना, सारे यूनिवर्सल सेट। आप क्या बात कर रहे हो यार, इधर देखो तुम। ये बी है, बी, ये ए है और ये बी है। तो आप बोल रहे हो ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट तो ये हो जाएगा ए के बाहर पूरा। तो उसमें बी ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट थोड़ी होगा। बी के कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट में ना हो।
जो बी और ए का जो कॉमन एलिमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट में तो होगा नहीं, तो बी सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ये जरूरी नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप। ठीक है, तो एनीवे सर लास्ट क्वेश्चन प्रूव कर दिया सर। वेल डन। ठीक है, अब बाकी लोग लास्ट क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे, क्योंकि 2 मैंने करा दिया तो तीसरा बहुत सिंपल सा है, उसको कर लेंगे। वेन डायग्राम, उसमें भी आपको बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ का इस्तेमाल करना है ना, इसका यहाँ पर, और उसके बाद फिर आगे कैरी आउट करेंगे, हो जाएगा। तो ये हो गया आपका अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन काउंटिंग का प्रिंसिपल करेंगे और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और साथ के साथ में वी विल लर्न हाउ टू टेक यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स, सो दैट उसके बाद हम लोग इनइक्वालिटी वाले टॉपिक की तरफ कैरी ऑन कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। इस वीकेंड पर आपका टेस्ट होगा सेट्स पर, इसलिए अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रखो। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन कर जाना सभी लोग। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे सेंड कर देना। आपको मैंने एक गेम शेयर करी हुई है 2, उसके सारे क्वेश्चन कर जाएंगे आप। और एक्सरसाइज पर जब जाएंगे तो आपका 1.5 तक सारे कर सकते हैं आप। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ये सारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सब कंप्लीट हो चुकी है, और जस्ट नेक्स्ट क्लास के बाद में एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए, मतलब एवरीथिंग इज, दिस टॉपिक इज ओवर। तो अगली क्लास मान लो इस टॉपिक की कॉन्सेप्चुअली लास्ट क्लास होगी। तो लेट्स एंड द क्लास राइट नाउ।